हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द असाइनमेंट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक बहुत ही खूबसूरत मेथड जिसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी गई हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस हंगेरियन मेथड। फाइन। सो इस लेक्चर को डिटेल में वेरियस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग, आप मेरे चैनल को फॉलो करिए जिससे कि आपको जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक वी हैव सीन व्हाट इज द कंसेप्ट एंड हाउ यू कैन फॉर्मुलेशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम, व्हाट आर द मेथड्स, हंगेरियन मेथड्स एंड हाउ यू कैन फाइंड द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। ये तीनों लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी में आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम, हंगेरियन, ऑल्टरनेट्स एंड सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एज वेल एज द कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन सीरीज इन दिस प्लेलिस्ट। आप इसको फॉलो करके रख लीजिए, आपके काम के लिए आएगी चीज़ नेट गेट में। चलिए, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं बेस्ड ऑन माय प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आपके पास एक सेल्स की मैट्रिक्स दे रखी है, क्या ये आप इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हो असाइनमेंट प्रॉब्लम में? आंसर इज यस। फाइन, यू कैन अप्लाई इजिली एज ए हंगेरियन मेथड एंड देन यू कैन गेट द ऑप्टिमल असाइनमेंट। फाइन। अब वो ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या हो सकती है? ये भी हो सकता है कि ए जो आपका सेकंड को साइन हो जाए, बी आपका 1 को साइन हो जाए, सी आपका 3rd को साइन हो जाए और डी आपका 4 को साइन हो जाए। कुछ भी हो सकता है ना ए, और ये भी हो सकता है ए आपका 1 को साइन हो, बी आपका 3rd को साइन हो, फाइन, सी आपका सेकंड को साइन हो और डी आपका 4 को साइन हो। कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, जब आपको ये कह दूँ कि ऐसा सॉल्यूशन निकालो जिसमें बी जो है वो सेकंड को असाइन नहीं होना चाहिए। फाइन, बी जो है वो सेकंड को असाइन नहीं होना चाहिए, वो बी ए को असाइन हो जाए, 3rd को असाइन हो जाए, 4th को असाइन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, लाइक वी कैन असाइन सम पर्टिकुलर रिसोर्सेज सच दैट इट कैनॉट बी असाइंड, और वी कैन से, जैसे इसमें कह दिया मैंने, ए इज ऑलवेज असाइन टू 1। फाइन, तब उस केस में आप क्या करोगे? आप तब तो हंगेरियन मेथड डायरेक्टली नहीं ना लगा सकते, बिकॉज हंगेरियन मेथड तो आपको कोई भी एक सोल्यूशन दे देगा, दैट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। फाइन, बट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो अगर मैं आपसे ये, जैसे मैंने कह दिया कि सेल बी है जो 1 को नहीं असाइन होनी चाहिए, फाइन, डी जो है वो 4 को नहीं असाइन होनी चाहिए, और ए जो है वो हमेशा ही 4th को असाइन होना चाहिए। क्लियर? तो ये दिस आर कॉल्ड एज दी रिस्ट्रिक्शंस। फाइन, तो कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। फाइन, तो आज के लेक्चर में हम इस चीज को समझेंगे। चलिए, जब भी आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन असाइन कर दी गई है, जैसे इन ये 3 केसेस में आपको असाइन कर दिया, तो इन्होंने क्या बोला? जैसे पहले केस में बी इज नॉट असाइंड टू द टेरिटरी 1, इसका मतलब यहां पे असाइन नहीं होना चाहिए ना, तो आप इस नंबर को डिलीट कर दो और इस नंबर की जगह पे आप इन्फिनिटी प्लेस कर दो, और कोई भी एक नंबर m ले लो। m इज अ वेरी लार्ज नंबर। फाइन, m आपका 100 भी हो सकता है, m आपका 500 भी हो सकता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 42, तो ये जो यहां पे m लगाओगे दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ द 42। कोई भी लगा लो, आप 43 लगा लो। फाइन, 41 नहीं लगा सकते बिकॉज 41 से बड़ा नंबर मिल जाएगा ना। सो वेन एवर वी हैव असाइन सम रिस्ट्रिक्शंस we can assign a very large number called as the m or infinity. क्लियर? अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे पहली एग्जाम्पल ये देखते हैं, इसमें क्या बोला है? देखो यहां पे खाली छोड़ा हुआ ना, खाली किस पे है? इंजीनियर 2 और प्रोजेक्ट बी पे। लेकिन कंडीशन क्या थी कि इंजीनियर 2 है जो, उसको प्रोजेक्ट बी असाइन नहीं करना आपको। ठीक है, उसकी हो सकता है कोई कमी होगी इंजीनियर की, उसने कहा भी मेरे को प्रोजेक्ट बी नहीं करना। फाइन, तो ए और सी और डी करे, बस वो कह रहा मैं बी नहीं करूंगा मैं, तो ठीक है, नहीं करेगा तो फाइन, हम भी ऐसा कोर्स निकाल देंगे जिसमें इंजीनियर 2 जो है वो बी को साइन ना हो। तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह पे या तो इन्फिनिटी साइन कर दो, चाहे एम लिख दो, और चाहे आप उसको खाली छोड़ दो। ठीक है, जैसे इसमें खाली छोड़ा हुआ है। क्लियर? और आपका टारगेट है फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करना असाइनमेंट प्रॉब्लम को। समझ गए ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर का? अब करते हैं स्टार्ट, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देयर आर द 4 मशीन्स M1, M2, M3, F4 जो इंस्टॉल करेंगे किसी भी मशीन शॉप के ऊपर।
उसके पास 5 वेकेंट प्लेसेस है ABCD। आपको ऐसी मशीन, हर मशीन को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो, ऑप्टिमाइज हो जाए। क्या यहां तक कोई रिस्ट्रिक्शन असाइन करी है आपको कि जो रिस्ट्रिक्शन कैसे हो सकती है यहां पे कि जो मशीन M1 है वो आपको प्लेस C पे ही असाइन करनी है, और ये भी हो सकता है कि मशीन M1 जो है वो B प्लेस पे असाइन नहीं करनी। क्या अभी तक जितना आपके सामने स्क्रीन पे है कोई रिस्ट्रिक्शन असाइन है? नहीं है। अब मैं अगर आपको रिस्ट्रिक्शन असाइन कर दूं, क्या कह रहा है कि M2 कैनॉट बी प्लेस्ड एट द C, मतलब C पे असाइन नहीं होना चाहिए, और M3 कैनॉट बी प्लेस्ड एट द 1। M3 A पे प्लेस नहीं होना चाहिए, B C D पे कहीं पे भी प्लेस हो जाए। क्लियर? तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? फिर से जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे पहले चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है और क्या ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो पहले बनाना होगा। पहली बात तो ये कॉस्ट की बात हो रही है, तो ये मिनिमाइजेशन तो है। क्या ये बैलेंस प्रॉब्लम है? नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ द रोज, नंबर ऑफ द कॉलम्स आर नॉट सेम। तो सबसे पहले इसको बैलेंस बनाते हैं। बैलेंस बनाने के लिए आपने एक डमी रो ऐड कर दिया, फाइन। और अब आपकी रिस्ट्रिक्शन क्या थी? M2 C पे नहीं होना चाहिए, तो इसको डिलीट करके इसकी जगह पे M लिख दो, और इसकी जगह पे डिलीट करके इसकी जगह पे M लिख दो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, फाइन। आप M भी लिख सकते हो, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, आप उसके पे खाली भी छोड़ सकते हो आप। क्लियर? अब आप देखो क्या ये प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है? ये है। क्या ये मिनिमाइजेशन है? बिल्कुल है। अब आप इस पे रो रिडक्शन कर दो, हर रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड 9 माइनस कर दो, 2 फाइन 6, 9 माइनस करा 1, 9 माइनस करा 2। सेकंड का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 9, इसमें से 9 माइनस कर दो, 3, इसमें से 9 माइनस करेंगे M माइनस 9, 9 माइनस करेंगे 1, 0। थर्ड रो का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 7, तो 7 माइनस कर दो, M माइनस 7, 4, 7, 4, 0। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट रो, इसमें से 7 माइनस कर दो, 7, 1, 5, 0, 1, और लास्ट में से आपका 0 ही रह गया, फाइन। आप बच्चों ये भी कर सकते हो, बिकॉज M इज अ वेरी लार्ज नंबर, M इज जस्ट लाइक से इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी में से कुछ चीज़ आप माइनस करोगे तो वो अगेन इन्फिनिटी भी ही रह जाएगा। तो आप M माइनस 7 को आप अकेला M भी लिख सकते हो दोबारा, चॉइस आपकी है, ठीक है। चलिए अब आप इसी तरह से कॉलम वाइज माइनस कर दो, इसमें तो 0 ही है, इसमें भी 0 ही है, इसमें भी 0 है, और इसमें भी 0 है, तो सेम ही है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं हुई। अब हम करते हैं असाइनमेंट। पहली रो में सबसे एक 0 मिल गया, असाइन कर दो, कॉलम के सारे 0 कैंसिल। सेकंड में 2 0 है, छोड़ दो। थर्ड में 1 0 मिल गया, कॉलम के कैंसिल कर दो, फाइन। ये कैसे मैं कर रहा हूं, आप इस लेक्चर को सुनिए, हंगेरियन मेथड को। ओके, थर्ड में, फोर्थ में 1 0 मिल गई, फाइन, कॉलम कैंसिल। कॉलम वाइज आ जाओ, यहाँ पे 2 हैं, छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 0 मिल गई, रो कैंसिल, और कॉलम में फिर से 1 0 मिल गई, फाइन। क्या ये सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल है? ऑप्टिमल कब होता है? जब हर रो में आपको एक असाइनमेंट मिल जाए। क्या मिल गई आपको? यस, तो यस, दिस इज माय ऑप्टिमल कॉस्ट। तो ऑप्टिमल क्या बन गई आपकी? M1 किसको असाइन हुआ? मशीन M1 कहाँ पे प्लेस कर दिया आपने? A में। मशीन 2 कहाँ पे प्लेस कर दिया आपने? B में। मशीन थर्ड कहाँ पे प्लेस कर दिया आपने? E में, एंड सो ऑन। और कितनी कॉस्ट लगेगी? मशीन को A में प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? 9। मशीन 2 को B में प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? 9, एंड सो ऑन। सो योर टोटल कॉस्ट इज माई 32। और वही रिस्ट्रिक्शन थी ना कि M3 जो है वो C को असाइन नहीं होना चाहिए, और M4 वो आपका A को असाइन नहीं होना चाहिए। वो आप देखो बिल्कुल भी असाइन नहीं हुआ। क्लियर? तो कहने का मतलब जब भी आपको रिस्ट्रिक्शन असाइन करे, उसको रिप्लेस करके आप M का यूज कर लो, इन्फिनिटी यूज कर लो, और चाहे आप हाइफन यूज कर लो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं क्विकली से। कोई एयरलाइन कंपनीज है जिन्होंने अपनी फ्लाइट को शेड्यूल करना है। टू असिस्ट द 5 पायलट्स टू द फ्लाइट, उनकी प्रेफरेंसेस आपने आउट ऑफ 100 दे दिया आपने। हाइयर द नंबर द ग्रेटर इज द प्रेफरेंस। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी? ये मैक्सिमाइजेशन होगी ना, बिकॉज हाइयर द नंबर द ग्रेटर इज द प्रेफरेंस। इसका मतलब ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है।
फ्लाइट को ऐसे अवेलेबल करना है, अच्छा जो फ्लाइट अनअवेलेबल है उसको क्रॉस कर दिया इन्होंने, मतलब जो आपका ये फ्लाइट है ए और पायलट है, मान लो ए बी सी डी आपके पायलट्स हैं और ये फ्लाइट है आपकी, तो पायलट ए ने मना कर दिया अभी मैं फ्लाइट थर्ड पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, हो सकता है वो ईरान या यूके या जर्मनी नहीं जाना चाह रहा हो, फाइन। तो सिमिलरली पायलट सी ने कह दिया कि मैं फ्लाइट फिफ्थ नहीं उड़ाऊंगा, फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिस्ट्रिक्शन हो गई आपकी, फाइन। तो जब भी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्रॉस करा हुआ है, फाइन। आप क्रॉस कर दो, एम लिख दो, इन्फिनिटी लिख दो, हाइफन लिख दो, आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले क्या है, ये बैलेंस तो है, इज अ बैलेंस, यस, लेकिन ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन नहीं है, तो ये मैक्सिमाइजेशन है, इसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इस सर्कल में से, सभी में से 10, तो सभी नंबर में से 10 को आप माइनस कर दो, फाइन। इन सभी में से 10 माइनस कर दो, पहला नंबर क्या हो गया 2, फिर 8, यहां तो कुछ भी नहीं है खाली रह गया 5, 6 एंड सो ऑन। अब आप रो रिडक्शन करते हैं, इसके बाद रो रिडक्शन में क्या करना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाओ पहली रो का 2, सभी में से माइनस कर दो, फाइन। सिमिलरली सेकंड का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, नेक्स्ट वाले का 1, तो 1 माइनस कर दिया, 4, 5, 3, मतलब पहला स्टेप तो वही है जो हंगेरियन में हम नॉर्मली करते हैं। आप कॉलम वाइज माइनस कर देते हैं, इसका 0 ही है, इसका 1 माइनस करेंगे सबसे 1, फाइन, 4, 1, 3, इसका 0 ही रहेगा, इसका 0, इधर से 1 माइनस कर देंगे सभी में से 3, 5, 0, 6। अब चेक करते हैं क्या ये ऑप्टिमल है कि नहीं। एक असाइनमेंट दिया, फाइन, कॉलम में कैंसिल कर दो, सेकंड में फिर से एक असाइनमेंट मिल गया, कॉलम कैंसिल कर दो, थर्ड में एक असाइनमेंट मिल गया, कॉलम कैंसिल कर देते हैं, फोर्थ में 2 मिल गए छोड़ दो, फिफ्थ में 2 कोई भी नहीं मिला छोड़ दो, कॉलम वाइज आ जाओ, फिफ्थ में 1 मिल गया। क्या ये ऑप्टिमल है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपको लास्ट रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं मिली। फिर क्या करना होगा, आपको हंगेरियन मेथड लगाना होगा, आपको रो और कॉलम को टिक मार्क करना होगा, किस रो के अंदर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, फिफ्थ पे, फिफ्थ वाले में 0 क्रॉस देखो, इस वाले में बॉक्स का है, थर्ड वाली में, इस लाइन में जाओ 0 क्रॉस है, कोई नहीं है, फाइन। तो अब आपको कैसे लाइन लगानी है, जहां पे तो टिक लगा हुआ है कॉलम में उस लाइन को क्रॉस कर दो, और रो में उसको टिक कर दो, क्रॉस कर दो जिसमें टिक नहीं लगा हुआ, फाइन। ये 3 रो है ना आपके पास। आप अपना आंसर एग्जाम में चेक भी कर सकते हो क्या ये टिक मार्क सही है आपके। जो भी एलिमेंट्स आपके अनकवर्ड रह गए, जैसे ये 4 और 4, ये 3, ये 6 और 6, और ये 5 और 3, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, फाइन। अब जो भी आपके अनकवर्ड सेल रह गए, 2 ये रह गए ना, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है आपका 3। तो इन सभी जो मैंने ब्लू कलर में सर्कल करे हैं सभी में से 3 3 माइनस कर दो, और जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये 3 आए ना, इसमें +3 आप ऐड कर दो, फाइन। यहां तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में +3 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइन। वी कैन सब्ट्रैक्ट द 3 फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट्स एंड ऐड 3 टू द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो 8 का क्या बन गया 11, फाइन। ये 4 का माइनस कर दिया आपने 3, 1, फिर 1 एंड सो ऑन, क्लियर। अब आप फिर से असाइनमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1 0 मिल गई, असाइनमेंट कर दीजिए, क्रॉस हो गया। सेकंड में 1 0 मिल गया, असाइनमेंट कर दो, कॉलम कैंसिल हो गया। थर्ड में 2 मिल गए, छोड़ दीजिए। फोर्थ में 2 मिल गए, छोड़ दो। फिफ्थ में 1 मिल गया, कॉलम कैंसिल कर दो। कॉलम वाइज आ जाओ, कॉलम में फोर्थ में 2 मिल गए, छोड़ दो। फिफ्थ में 1 मिला, लगाने के बाद रो कैंसिल हो गई, और थर्ड रो में अब आपको 1 मिल गया। तो ये ऑप्टिमल हो गया, यस ऑप्टिमल मिल गया। इसका मतलब पायलट ए जो है वो कौन सी फ्लाइट को टेक करेगा, 1 को। पायलट बी किसको टेक करेगा, 2 को, एंड सो ऑन। और इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, पायलट अगर 1 को कॉस्ट करेगा उसकी कॉस्ट कितनी है 8, पायलट बी जो है वो सेकंड को करेगा उसकी कॉस्ट कितनी है 9, एंड सो ऑन। तो टोटल आवर्स उसको कितने लगेंगे, प्रेफरेंस स्कोर इज 4-0। नहीं सॉरी, ये तो आपकी मिनिमाइजेशन, हाँ ये प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स थी ना आपकी, ओरिजिनल मैट्रिक्स में से आपको ऐड करनी है वैल्यूज, फाइन। ये ओरिजिनल वैल्यूज थी ना आपकी, तो ओरिजिनल वाली इसमें से आपको फाइनल आंसर मिलेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आप दोबारा देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द सेल्समैन
ये आपके पास 4 सेल्समैन है और 4 टेरिटरीज है। फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू मैक्सिमाइज द सेल। फाइन, क्या पहले वाले पे कोई कंडीशन इंपोज करी है आपको फर्स्ट पार्ट में? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन दिस? नो। फाइन, आपको आंसर 1 by 1 पूछा है सबका। फाइन, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी क्या है? सेल की है, तो इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए 42 सबसे माइनस कर देते हैं। फाइन, अब इसमें से रो रिड्यूस कर दो, वो आप कर लोगे हंगेरियन से। सब में से 0 माइनस कर दिया, फिर 12 माइनस कर दिया, रो रिड्यूस करके ये मैट्रिक्स आ गई। कॉलम रिड्यूस कर दो, इसमें से 0 ही माइनस करा, इसमें से 4 माइनस कर दिया आपने, इसमें से 8 माइनस कर दिया, वो आपके पास ये मैट्रिक्स हो गई। फाइन, अब असाइनमेंट लगाते हैं। पहली वैल्यू कैंसल, सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में 4 है, छोड़ दीजिए। सेकंड कॉलम में एक वैल्यू है, कॉलम कैंसिल हो गया। क्या ये ऑप्टिमल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ऑप्टिमल नहीं है तो हंगेरियन लगाना होगा। तो जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं उसको टिक कर दिया, 0 क्रॉस को टिक कर दिया और क्रॉस के बाद बॉक्स को टिक कर दिया। तो आप लगा दो लाइन, 0 लाइन, और जिसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो आप देखो जो एलिमेंट्स आपके पीछे रख गए उसमें कोई भी 0 नहीं है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें? 1, तो 1 सब में माइनस कर दो और यहाँ इंटरसेक्शन में ऐड कर दो आप। फाइन, अब चेक करते हैं क्या ये ऑप्टिमल है कि नहीं। एक असाइनमेंट दिया, क्रॉस कर दिया, सेकंड में एक 0 मिलेगा आपको, फिर से क्रॉस कर दिया, थर्ड में कोई नहीं मिला, छोड़ दो, फोर्थ में 2 मिले, छोड़ दो, कॉलम वाइज आ जाओ। ये फिर से आपको असाइनमेंट ऑप्टिमल नहीं है। फिर से हंगेरियन लगाते हैं, ये टिक कर दिया, यहाँ पे 2 है क्रॉस वाले, दोनों को टिक कर दिया। इस कॉलम में 0 बॉक्स और इस कॉलम में 0 बॉक्स। क्लियर? अब आप इसमें इस लाइन को और ये लास्ट रो। क्लियर? तो जो आपके पास एलिमेंट बच गए, इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है आपका? 1 माइनस कर दो सभी में से, और एक यहाँ पे और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे 1 को प्लस कर दो और इन 6 में से 1 को माइनस कर दो, और बाकी सारे एलिमेंट एज सच वही के वही रह जाएंगे। अब असाइनमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। सिंगल 0 है, सेकंड में 2 0 है, छोड़ दो, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 2 है, कॉलम वाइज आ जाओ यहाँ पे। फाइन, अब रो वाइज नहीं बन रहा। क्या अब आप ये टिक मार्क कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। फाइन, टिक मार्क तभी होगा जब तक आपकी सारी 0 या तो क्रॉस हो जाए या सभी 0 पे ऊपर बॉक्स आ जाए। लेकिन अगर आप ये देखो, यहाँ पे क्या बच गया आपका? 2 0 ऐसी बच गई ना जहाँ पे कुछ नहीं बना। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था ऑल्टरनेट सोल्यूशन में? अगर आपके पास इन जीरोस का ये बॉक्स बन गया ना, ये बॉक्स बन गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई ये आपकी। तो जैसे ही आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट। ऑल्टरनेट सोल्यूशन कैसे निकालते हो आप? जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, एक बार ये डायगोनल एंट्रीज को कर दो, इन दोनों को क्रॉस, और दूसरी बार आप इन डायगोनल को कर दो, इन दोनों को क्रॉस। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया? A is assigned to 1, B is assigned to 2, C is assigned to 3rd and so फाइन। और दोनों केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका सेम आना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, हाउ यू कैन फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू मैक्सिमाइज द सेल। मेक श्योर स्टूडेंट्स ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स में से ऐड करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका? व्हाट हैपन इफ द सेल्समैन बी कैनॉट बी असाइन टू द टेरिटरी 1। तो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको। फाइन, फर्स्ट मेथड कि आप पहले क्या करो, इस ओरिजिनल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लो, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला। अगर मान लो आपका फर्स्ट पार्ट पूछा ही ना होता, आप फिर तो नहीं ना करते जो अभी तक हमने करा है, फिर आप क्या करते, फिर भी आप इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालो, जैसे मैंने ये निकाल दिया। इसमें चेक करो, ये कह रहा है बी जो है वो किसको नहीं असाइन होना चाहिए? 1 को। क्या हुआ इसमें असाइन? पहले केस में देख लो, नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर भी सेम रह गया। फाइन, सिंस इन द ऑप्टिमल टेबल द सेल्समैन बी इज ऑलरेडी नॉट असाइंड टू द टेरिटरी 1, तो इसका मतलब आंसर इज रिमेन अनचेंज। क्लियर? बट अगर आपको इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा ही ना होता, सीधा ही सेकंड पार्ट पूछा होता, फिर आप ये करने की गलती मत करना क्योंकि टाइम खराब होगा। फाइन, तो उसमें क्या करोगे, बी को सेकंड में असाइन नहीं करना, इसको खाली रिमूव करके हाइफन लगा दो। क्लियर? अब आप इसके बाद ये मैक्सिमाइजेशन है, इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दो। फाइन, और उसके बाद इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर दो।
क्लियर? जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास, ये क्या कह रहा है, सेल्समैन डी जो है वो 4 को असाइन नहीं होना चाहिए, फाइन। लेकिन जब आपने इसको पीछे वाले पार्ट में देखा तो ये ऑलरेडी असाइन था, फाइन, दोनों केस में। इसका मतलब ये वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका थर्ड पार्ट के लिए नहीं कामयाब, क्योंकि थर्ड में तो कंडीशन थी ना कि नहीं असाइन करना आपको। तो मैं फिर से इसके दो मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है आपके पास कि ये डी को फोर्थ पे असाइन नहीं करना, इसको रिमूव करके एम लगा दो, फाइन, और इन्फिनिटी लगा दो और खाली छोड़ दो। उसके बाद इसको नॉर्मल हंगेरियन मेथड से सॉल्व कर लो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा है, फाइन। अदरवाइज आप इसका ऑप्टिमल टेबल देखिए, ये ऑप्टिमल टेबल था ना आपका फाइनल, इसमें क्या बोला है, डी जो है 4 को असाइन नहीं होना चाहिए, तो इसको रिमूव कर दो, आप इसको ब्लॉक कर दो। ये तब करो बच्चों जब आपके पास आपने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया था, फाइन। अगर आपको ये सीधा ही सेकंड थर्ड पार्ट पूछ लिया जाए, अकेला थर्ड पार्ट, तब तो आप फर्स्ट पार्ट क्यों सॉल्व करोगे आप, फाइन। तब आप क्या करना, यहीं ओरिजिनल प्रॉब्लम में इसको एम लगा देना, फाइन, और इंफिनिटी लगा दो, और फिर इसको मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में चेंज करो एंड सॉल्व, क्लियर। तो मैंने क्या करा, इसको डी को इसको रिमूव कर दिया, फाइन। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे ब्लॉक कर दिया, क्लियर। अब आप असाइनमेंट देने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, यहां पे एक असाइनमेंट आ गई सिंगल, यहां पे 2 हैं छोड़ दो, यहां पे 2 हैं छोड़ दो, यहां पे 1 मिल गया, फाइन, कॉलम कैंसिल हो गया, फाइन। अब कॉलम वाइज आ जाओ, नहीं मिलेगा, रो वाइज 1 मिल गया आपको, ये छोड़ दिया, क्लियर। क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है आपका? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज थर्ड रो में आपको असाइनमेंट नहीं मिली। फिर हंगेरियन मेथड लगाते हैं, इसको टिक कर दिया, जीरो क्रॉस के नीचे नीचे टिक कर दो, इस कॉलम में फर्स्ट वन और इस वाले में सेकंड वन, आप लाइन लगा दो 1 2 3, और लास्ट में नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना आपके पास, हाँ लगाना लगा दो, फाइन, क्लियर। तो आपके पास अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें से, 1, तो 1 को माइनस कर दो, और यहां पे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन, इन तीनों में आप 1 1 ऐड कर दो, फाइन। तो जैसे आप इसमें ऐड करोगे, दैट नंबर विल बी 3, दैट नंबर विल बी 2, फाइन, और दैट नंबर विल बी 1, 3 1 1, फाइन, बट 3 1 1, फाइन। बट यहां देखो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है आपको, बिकॉज आपके पास ये रो तो आपकी कवर हो ही गई ना, आपकी जीरो तो सारी कवर हो ही गई है, फाइन। तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कोई नहीं मिला, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं इसमें करने की जरूरत नहीं है आपको। अब असाइनमेंट देते हैं, 1 वाले को साइन करा, फाइन, सेकंड में 3 आ गए, छोड़ दो, इसमें भी छोड़ दो, इसमें 1 आ गया, फाइन। अब ये 2 2 नहीं मिले आपको, फाइन। अब आप हंगेरियन नहीं लगा सकते, बट आप देख रहे हो इन 2 और ये 2 से आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये बॉक्स बन गया ना आपका। तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो गया। तो जैसे ऑल्टरनेट सोल्यूशन हुआ तो कैसे सॉल्व करोगे आप, बाय द प्रीवियस लेक्चर, एक बार यहां पे साइन कर दो और एक बार इन 2 डायगोनल्स पे साइन कर दो, फाइन। और इन दोनों केसेस में आप देखो डी जो है वो 4 को असाइन नहीं हो रहा, क्लियर। तो दोनों के आप सोल्यूशन निकाल लो एंड फाइनल आंसर इसमें से प्लस कर दो। ए का 1 में कितना आंसर है 42, बी का 2 में आंसर कितना है 25, सी का 4 में आंसर है 15, और डी का थर्ड में आंसर है 16। दोनों को सभी को प्लस करोगे 98 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर मान लो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए इज ऑलवेज असाइन टू द फोर्थ, फाइन, और आपसे ये कह लिया जाए ए इज ऑलवेज असाइन टू दी 1, क्लियर। अगर इसका मतलब क्या कि ए असाइन करना ही करना है, अब आप इसमें एम नहीं लगा सकते, तो क्या करो, पहले ही ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, फाइन, पहले ही इसको असाइन कर दो आप, फाइन। मैं इसको बदल दे रहा हूं, ए इज ऑलवेज असाइन टू दी 1 कर दे रहा हूं, मान लो, फाइन। तो आप इसको इनिशियली कोस मैट्रिक्स में असाइन कर दो। अगर आपकी मैट्रिक्स प्रॉफिट की है तो पहले इसको कोस में कन्वर्ट करना होगा, फाइन। तो आपने इसको पहले ही असाइन कर दिया 1 पे, ए इज असाइन टू दी 1। अगर इन्होंने बोला ए इज असाइन टू दी 4, फाइन, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो आप यहां पे असाइन कर दोगे आप, फिर यहां नहीं साइन करोगे, क्लियर।
जो भी स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको वन के लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए इज असाइन टू दी वन, क्लियर। तो आपने पहले ही असाइन कर देना है। तो जैसे ही असाइन कर दिया, इसका मतलब एक रो और एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, ये दैट्स ए 3x3 मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर आप असाइनमेंट नॉर्मल प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो रिड्यूस करते हैं, 17 माइनस कर दो पहली रो में से, तो आपके पास ये आ गया। कॉलम वाइज माइनस कर दो, 0 1 1 0 2 2। अब आप असाइनमेंट दे देते हैं, 1 0, बाकी 2 कैंसल, 2 0 छोड़ दो, फाइन। तो ये ऑप्टिमल नहीं है, हंगेरियन मेथड लगाते हैं, फाइन, क्लियर। 1 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, माइनस कर दो और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, असाइनमेंट बॉक्स कर देते हैं, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि 2 जीरोस आ गई, दो सभी में 2 2 जीरो हैं, लास्ट में 1 0 मिली और यहाँ पे क्रॉस हो गया। लेकिन जैसे आपने देखा ये क्या मिला आपको, दैट इज अ बॉक्स, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट सोल्यूशन मिलेगा। एक बार डायगोनल, एक बार इन दोनों पे लगा दो असाइनमेंट और दूसरी बार दूसरी डायगोनल पे, तो क्या असाइनमेंट होगी, ए तो पहले असाइन कर दिया था ना हमने 1 पे, तो इसका मतलब बी किसके असाइन हो गया 2 पे, सी असाइन हो गया 3rd पे, डी असाइन हो गया 4 पे। सिमिलरली सेकंड केस के लिए आपका बी असाइन हो गया 3rd पे एंड सो ऑन। और क्योंकि इनिशियल प्रॉब्लम में हमने ए को पहले असाइन कर दिया था 1 पे, तो फाइनल असाइनमेंट इज ए इज असाइन टू 1, बी इज असाइन टू 3 एंड देन सो। और इसकी अगर आप कोस्ट निकालना चाहो, फाइन, ए इज असाइन टू 1, बी इज असाइन टू 2, सी इज असाइन टू 3, डी इज असाइन टू 4, सबको प्लस कर दोगे। सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन। चलिए अगला पढ़ते हैं। शॉप 4 वर्कर्स हैं, 4 जॉब्स हैं आपके पास, ये दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं आपके पास, एक 5th जॉब नई रिसीव हुई है आपके पास, जो वर्कर्स की कॉस्ट कितनी लगा, इतनी। ओके, तो कह रहे हैं कि जो नई जॉब आपको असाइन हुई है, क्या वो हम किसी भी बाकी जॉब्स के मुकाबले में प्रायोरिटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सीधी सी बात है, कब दे सकते हो आप, अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट निकाल लूं, फाइन, और एक इस मैट्रिक्स के बेस पे कॉस्ट निकाल लूं, अगर जो मेरी न्यू कॉस्ट है वो कम आ गई, तब तो हम प्रायोरिटी हो जाएगी ना, क्लियर। जैसे मान लो मैं पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूं, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, यू कैन डू योरसेल्फ, फाइन। हंगेरियन मेथड लगाइए, उसके बाद आपकी कॉस्ट आ गई 140। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपने 5th जॉब को ऐड कर दिया, 5th जॉब ऐड कर दी, उसकी वर्कर की कॉस्ट कितनी है 20, 10, 20, 80, तो 5th जॉब आपने साइन कर दी। क्या ये बैलेंस्ड है, इज इट ए बैलेंस, नो। तो पहले आपको एक डमी वर्कर भी असाइन करना होगा जिसकी कॉस्ट आपके पास क्या है 0 0 0। अब आप इसके प्रॉब्लम के ऊपर हंगेरियन मेथड लगाइए, फाइन, और इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के बाद इसकी ऑप्टिमल कॉस्ट भी निकालते हैं। वो जब आप करोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 80 और एलोकेशन सी आ जाएंगी। यहाँ से देखने से क्लियर हो रहा है कि जब तक आपको 5th जॉब नहीं मिली, तब तक तो आपकी कॉस्ट कितनी लग रही थी 140 रुपीज़, और जैसे नई जॉब आ गई तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई ना। तो जैसी कॉस्ट कम हुई, इसका मतलब यस 5th जॉब इज माई बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल हो गया ना। अब क्वेश्चन देखो, यही तो पूछ रहा है आपसे, शुड द न्यू जॉब टेक प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तभी तो लेंगे जब इसकी कॉस्ट कम होगी। तो यस हम कह देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस वी कैन टेक द प्रायोरिटी, बिकॉज आपको कितने रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, 60 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, फाइन। अब बात यह है कि जैसे जॉब आपको 5th मिली, तो वो किसको असाइन करेंगे हम, फाइन। तो वो यहीं से देख लेते हैं ना, देखो वर्कर 5 तो कोई है ही नहीं ना, वर्कर तो 4 ही थे। तो नाउ द न्यू कॉस्ट इज 140 विच इज लेस देन ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, तो आप किसको असाइन कर दोगे आप 5th। इसको देखो 5th जॉब, ये जॉब जो जॉब 5th किसको असाइन हुई है आपकी, जॉब जो 5th जो आपको किसको असाइन करी आपने 3rd को, फाइन। तो कैन यू से द इट इज इकोनॉमिक टू रिप्लेस द जॉब 1 विद द न्यू जॉब 5, क्यों, क्योंकि जॉब 1 किसको असाइन हुई है आपके पास, जॉब 1 किसको असाइन हुई है आपकी वर्कर 5 को, लेकिन वर्कर 5 था आपके पास कभी, वर्कर 5 इज अ डमी,
तो जब डमी का मतलब क्या है, ये तो कभी पूरा ही नहीं होना। इसका मतलब आप जॉब 1 को रिप्लेस कर दो, जॉब 1 आपके किसी काम का नहीं है। फाइन, तो जॉब 1 को रिप्लेस कर दो किससे, नई 5th जॉब के साथ। दैट विल गिव यू द मोर ऑप्टिमल कॉस्ट। ओके, सिमिलरली फॉर दी अनदर वन, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको एक वर्कर असाइन करना है, पहले पिछली में जॉब असाइन करी थी ना हमने, अगर आपको कहा जाए वर्कर असाइन करना हो जिसकी कॉस्ट दे रखी है 60-40, क्या ये इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिकल? फिर से ये तो पहले वाली थी, अब आपने वर्कर असाइन कर दिया, फिर से ये बैलेंस नहीं है, तो आप एक डमी कॉलम ऐड करोगे, इसकी भी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट आपने निकाली 120 आ गई। अब आप देखो जॉब आपके पास क्या है, 5th जॉब इज अ डमी, तो किसको जॉब 5th गया है आपके पास, ये 5th जॉब किसके पास गई है, 3rd वर्कर के पास। तो आपकी कॉस्ट भी कम हो गई है, तो वर्कर 3rd की करो छुट्टी, तो रिप्लेस कर दो वर्कर 3rd को 5th वर्कर के साथ। तो वर्कर 3rd आपका स्लो पर्सन था, उसको कर दिया बाय बाय टाटा, और 5th वर्कर को लेके हम काम करने लग गए, जिससे हमारा 20 रुपीज़ का सेविंग हो। चलिए लुक एट दिस नेक्स्ट वन, फाइंड द एलोकेशन ऑफ द जॉब सो दैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज। क्या इस वाले फर्स्ट पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन आपको दी गई है? नो, तो इस पर तो आप नॉर्मल हंगेरियन मेथड अप्लाई करिए। और लास्ट सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर मशीन 4th जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, मशीन 4 आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, तो रेस्ट ऑफ द एलोकेशन क्या करोगे? तो पहले वाले ऑप्शन में देख लेना, मान लो अगर बी ऑफ 4th पे गई है, तो इसको रिमूव कर देंगे हम। फाइन, इसका मतलब इस वाली लाइन को आपको डिलीट कर दे, आउट ऑफ ऑर्डर होगी ना ये, तो इस वाले को डिलीट कर दो लाइन को सेकंड पार्ट के लिए। अब आपकी ये बैलेंस नहीं है, एक डमी कॉलम ऐड करो, फाइन, जिसकी वैल्यू 0 0 0, और फिर उसके साथ उसे सॉल्व करिए और आप वेरीफाई करिए क्या आपके आंसर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, इसको सॉल्व करिए। इसका क्या मतलब है कि जो मशीन ए है वो 3rd जॉब नहीं कर सकती, मशीन सी जो है वो सेकंड नहीं कर सकती, मशीन डी है सेकंड नहीं कर सकती। तो आप चेक करिए क्या आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है ये 14 और नॉट। सिमिलरली जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इंजीनियर 2 जो है वो प्रोजेक्ट बी नहीं कर सकता, रोने लग गया, मैं नहीं करता, अभी मैं नहीं करता। ठीक है, नहीं करता तो इसकी मर्जी है। क्या आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो? चेक करिए क्या आंसर आपका 36 आएगा कि नहीं आएगा। देखते हैं आप में से कितने लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। We will see the next lecture on the next topic very soon. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Thanks for the watching. Thanks for the learning. Best of luck.